हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और थंबनेल में आपने देख ही लिया है, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे आज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति को इस देश में रहने के लिए, क्योंकि जब तक आपको अपने राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा ना, तब तक आप ऐसे ही पुलिस वालों से डरते रहेंगे। या फिर जो लोग होते हैं, कोई भी किसी की ऐसे ही जाति गट टिप्पणी कर देता है, लाइक कमेंट कर देता है कास्ट वगैरह को लेकर के या रिलीजन को लेकर के। तो इन सब चीज़ों में हमें कितना ज़्यादा अधिकार है, हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। पर अभी के लिए ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम लोग बस ओवरव्यू लेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, और उसके बाद से देखने की कोशिश करेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास टोटल अभी के लिए प्रेजेंट टाइम में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं? 6। लेकिन ये हमेशा से 6 नहीं थे। ये जब हमने 1950 में अपना संविधान बना के कंप्लीट कर लिया था, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे वो कितने थे? 7। हाँ, तो इसमें एक चीज़ जो है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक और अधिकार जुड़ जाता है। वो क्या था? तो वो था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो था, वो पहले इसमें था, बीच में हटवा दिया गया। उसका अभी बीच में हम देखेंगे वो कब हटा, क्यों हटा। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो अभी के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी प्रेजेंट में, यानी अभी, वो हैं टोटल 6। शुरुआत में ये कितने थे? तो ये थे टोटल 7। बारी बारी से बात कर लेते हैं सबकी। तो सबसे पहला जो राइट आता है वो राइट हमारे पास है राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब ये होता है कि समानता का अधिकार अपने देश के अंदर जो भी नागरिक हैं। सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि ये अधिकार जो हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो यहाँ के नागरिकों को दिए जाते हैं। बाहरी अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए अलग अधिकार हैं, उसके अलग रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। जो भी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका मेन फोकस सिटीजन ऑफ इंडिया पे होगा, यानी भारत के नागरिकों के ऊपर होगा। तो राइट टू इक्वालिटी की बात करें, समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार में ये लिखा गया है कि कानून की नज़रों में हर कोई व्यक्ति बराबर होगा। वहाँ उसके लिंग से कोई मतलब नहीं है, किस जाति का है, किस धर्म का है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। कानून की नज़रों में हर कोई बराबर होगा। इस देश के अंदर सिर्फ दो ही ऐसे पद हैं जहाँ पर ये अप्लाई नहीं होता। वो क्या है? एक तो प्रेसिडेंट है, देश का राष्ट्रपति। कुछ स्पेशल केसेस हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई केस नहीं चलाया जा सकता। और दूसरा जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं, इनके ऊपर भी केस फाइल नहीं होते हैं जब तक ये अपने ऑफिस में रहते हैं। तो इनके अलावा इस देश के अंदर हर किसी व्यक्ति को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी केस चलाया जा सकता है कानून की नज़रों में। वो भी एक आम इंसान ही है अगर उसने कुछ गलत किया है तो। बाकी राइट टू इक्वालिटी में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे पहले कुछ ऐसे टाइटल्स थे, कुछ ऐसे पद थे जैसे ज़मींदार। तो इस टाइप के पद जन्म से ही मिलते थे, तो इन पदों को भी हटा दिया गया। अब आज के टाइम पे दो ही टाइप के पद लोगों को अलाउ किए जाते हैं। एक तो वो जो डिफेंस में मिलते हैं, यानी मिलिट्री वगैरह से कोई रिटायर है तो वो पद अपने नाम के आगे लगा सकता है। दूसरा ये है कि एकेडमिक, यानी अगर कोई पढ़ाई आपने की है और पढ़ाई करने के बाद वो डिग्री आपको मिल गई है, तो वो पद भी आप नाम के आगे अपने लगा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब लगता है। और डिफेंस में मेजर, कर्नल, ये सब लगता है। राइट टू इक्वालिटी में इतना ही देखेंगे। बाकी आर्टिकल्स में ये बटा हुआ है, तो आर्टिकल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नेक्स्ट जो बात करें, आर्टिकल 14 टू 18 है इसमें, उसके लिए हम लोग एक बार अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। दूसरा मौलिक अधिकार की बात करें तो वो है राइट टू फ्रीडम, यानी आज़ादी का अधिकार। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक होता है, यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसमें बात की जाती है कि हमें आज़ादी किस किस प्रकार की है। तो बात की जाए किस किस प्रकार की आज़ादी है, तो इसमें बहुत सारे आते हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाता है, जिसमें हम लोग अपनी विचारों को, अपनी बातों को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरा, हम लोग असेंबलीज बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। इसके अलावा धरना देने का भी अधिकार होता है। सोच लो, धरना देना भी एक मौलिक मौलिक अधिकार है। वो तब तक है जब तक कि वो मतलब वायलेंस नहीं कर रहा है। जैसे लोग किसी भी चीज़ का देखे होंगे, कोई सरकार की कोई ऐसी नई पॉलिसी लागू हो गई, तो लोग धरना देने लगते हैं। तो वो हमारे मौलिक अधिकार है, हम धरना दे सकते हैं। शर्त वहाँ पर बस यही है कि वायलेंस तरीके से नहीं देना है, सरकारी संपत्ति को या फिर कोई किसी की दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो ये जब तक फॉलो कर रहे हो तब तक धरना भी दे सकते हो, वो तुम्हारा मौलिक अधिकार है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं इसमें, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जो आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह कर देते हैं, वो भी इसी में आता है। एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, वो भी इसी में आता है। मीडिया के अंदर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो भी इसी के अंदर आता है, यानी कि जो आज़ादी का अधिकार है, मौलिक अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसके अंडर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। थर्ड की बात करें, थर्ड जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है,
शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब ये कि कहीं कहीं पे हमने ये देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति जो होता है पहले के ज़माने में गुलामी लिखवा लेते थे। जैसे ज़मींदार साहब हैं, उनके यहाँ कोई आदमी गया और उसने कोई कर्जा लिया, चुका नहीं पाया, तो ज़मींदार साहब कहते थे लाओ यहाँ अंगूठा लगा दो और तुम पूरे ज़िंदगी भर के लिए हमारे गुलाम। तो ये होता है एक्सप्लॉयटेशन, शोषण करना किसी का। इसी तरीके से मान लो कहीं कहीं पे क्या है कि कोई वर्क प्लेस है, कोई काम कर रहा है वहाँ पे और उसका वहाँ पे बॉस है, तो वो उससे 8 घंटे डील करवाया था, पेपर पे लिखवाया था कि 8 घंटे काम कराएंगे, उससे 12 12 घंटे काम करा रहा है और पैसे भी नहीं दे रहा है। तो ये भी एक तरीका का शोषण है। कहीं कहीं बच्चों से भी काम कराया जाता है जो कि अलाउड नहीं है। छोटे बच्चों से काम कराना, जैसे होटल वगैरह में भी देखोगा छोटे बच्चे काम करते हैं, वो इलीगल है, अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर उस बच्चे का या उस व्यक्ति का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसके खिलाफ भी बहुत सारे जो हैं राइट्स दिए गए हैं सभी लोगों को। एक पर्टिकुलर एज होती है, उस एज से कम के बच्चों को कहीं पर भी काम नहीं कराया जा सकता। बाकी इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे लोगों को गुलामी प्रथा बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, कोई गुलाम नहीं बना सकता लीगली। तो ये थर्ड वाला था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट की बात करें, उससे पहले एक यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी है। लाइन ये है कि चाइल्ड इज़ मीन टू लर्न नॉट टू अर्न। मतलब ये कि बच्चे जो है ना वो पढ़ने के लिए हैं, कमाने के लिए नहीं। हाँ, जब टाइम होगा तो फिर कमाएंगे, बट जब तक बच्चे हैं तब तक उनको पढ़ाई पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया है, राइट टू एजुकेशन को भी डाल दिया फंडामेंटल राइट में। और कौन से आर्टिकल में है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी इसके बाद बात की जाए, नेक्स्ट जो राइट है वो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। जो अगला अधिकार है वो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि धर्म का जो होता है, जो धर्म के लिए छूट होती है, लोग धर्म को फॉलो, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं या फिर अपने जो धार्मिक कार्य हैं उसको कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर भी हमारे यहाँ क्या है कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता। कुछ पर्टिकुलर स्पेशल कंडीशंस में ये हटते हैं। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक्चुअली देखो अपने यहाँ क्या है कि कोई भी धर्म को कोई भी व्यक्ति फॉलो कर सकता है। शर्त यही है कि आप जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं आप उसकी रिस्पेक्ट करें, दूसरे किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करें। ये यहाँ पे पॉइंट ज़रूरी है कि ठीक है जो भी धर्म फॉलो करना है कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रहना चाहिए कि हम किसी दूसरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो इसके अलावा बाकी आपको जो प्रोफेशन पसंद है, जो भी धर्म पसंद है उसको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी बाउंडेशन है नहीं। बाकी बात की जाए इसी के अंदर कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे धार्मिक कार्य जो हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया जाता है। इसके अलावा धार्मिक स्थल लोग बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट इसके बाद बात की जाए तो एक और राइट आता है, राइट जो होता है माइनॉरिटीज़ के लिए, वो होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो उसकी हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमारा दिया हुआ है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में क्या है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, तो एक बात यही हम क्लियर कर लेते हैं, माइनॉरिटी क्या है और मेजॉरिटी क्या है। अगर कोई एक प्लेस है और उस प्लेस के अंदर मान लो कि कोई प्लेस नहीं, जैसे एक कोई क्षेत्र हुआ, इंडिया ही हुआ, इंडिया के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि 70 करोड़ के आसपास जो है हिंदूज़ हैं। इसके अलावा मुस्लिम्स जो हैं 20 से लेकर 22 करोड़ के आसपास हैं। बाकी इसके अलावा सिख भी हैं, उसके अलावा क्रिश्चियनिटी भी है, बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म, इसको फॉलो करने वाले भी लोग हैं। तो एक चीज़ हमने देखा कि जिन भी पर्टिकुलर रिलीजन की संख्या ज़्यादा है इनको बोला जाता है मेजॉरिटी। ठीक है, इनको मेजॉरिटी के वाले बोला जाता है। लेकिन जिनकी भी जनसंख्या जो है वो कम होती है, लाइक इस मेजॉरिटी वाले को छोड़ दें तो बाकी सब जो हैं इनको बोला जाता है माइनॉरिटी ग्रुप। ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप। तो इन्हीं के लिए ये वाले राइट्स बनाए गए हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं। इसमें संस्कृति का और बाकी शिक्षा का अधिकार होता है। तो इसमें क्या है कि जो भी माइनॉरिटी ग्रुप हैं स्पेशली उनके लिए ही है ये। उसमें क्या है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका अपना कुछ एक स्पेशल कल्चर होता है जिसको वो लोग बचा के रखना चाहते हैं। ट्रेडिशन है लोगों का, पुराने रीति रिवाज हैं। तो इसके लिए लोगों को ये अधिकार क्या है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स कंजर्व देयर कल्चर, अपने संस्कृति को बचा सकते हैं, लैंग्वेज अपनी भाषा, स्क्रिप्ट, वही जिस लिपि जो होती है, लैंग्वेज लिखने की लिपि जो होती है स्क्रिप्ट। इसके अलावा ये क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है जैसे मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, तो ये लोग अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं और इसको चला भी सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम्स में एक चीज़ हमने देखा होगा, मदरसा बन जाते हैं। तो मदरसा भी इसी अधिकार के वजह से बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल लीगल है
और इस चीज़ को हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया है प्रॉपर तरीके से कि हाँ, माइनॉरिटी ग्रुप को ऐसा ना लगे कि हमारा यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। इनको इतना अधिकार दे दिया गया है कि बिल्कुल आप जो है अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें आप रिलीजियस टीचिंग दे सकते हैं, धर्म से जुड़े हुए चीज़ें पढ़ा सकते हैं, वो बिल्कुल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आपका अधिकार है। इसको भी रोका नहीं गया है। तो देख सकते हो ना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबका ख्याल रखा गया, सबका, ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए। इसके बाद से एक चीज़ बात करें, राइट टू प्रॉपर्टी है। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स था। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी अपने लिस्ट में नहीं है। टोटल जो मैंने 7 बताया था पहले के टाइम पे, उसमें से जो एक रिमूव किया गया था ना, वो एक यही है, राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसका केस क्या था कि पहले हमें राइट टू प्रॉपर्टी मिली थी। इसका मतलब ये कि कोई मान लो ज़मीन का टुकड़ा है, वो अगर किसी के नाम पे है, जब तक वो इंसान न चाहे, जब तक वो साइन न करे या अंगूठा न लगाए, जब तक वो अपनी मर्ज़ी से वो ज़मीन किसी को देता नहीं है, तब तक खुद गवर्नमेंट भी उसकी ज़मीन नहीं ले पाएगी। अब नियम तो ठीक है, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि कोई एक प्लेस है, वहाँ से हाईवे पास करना है या फिर कोई बड़ी प्रोजेक्ट बनानी है जिससे इस देश का विकास हो सके, पर वो किसी के ज़मीन के ऊपर आ रहा है। अब वो इंसान चाहता नहीं है कि हम अपनी ज़मीन दें, तो क्या होगा? इस हाईवे को हम 90 डिग्री टर्न लेके तो घुमा नहीं सकते ना। हाईवे पे गाड़ियाँ वैसे ही 100-120 की स्पीड से चलती हैं। तो बाद में जाके हमें ये बात समझ में आई कि ये जो संपत्ति का अधिकार लोगों को दे दिया गया है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के रूप में, ये अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं देश के विकास में बाधा बन रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस फंडामेंटल राइट को उठा करके, जो ये राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको कब 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? तो संविधान में जब भी हम कोई चेंज लाते हैं उसको बोलते हैं संवैधानिक संशोधन। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अंदर हमने चेंज लाया और राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव नहीं किया, बस यहाँ से रीलोकेट कर दिया है। कौन से आर्टिकल में किया है, चाहे गूगल सर्च करके बताओ, चाहे जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बता देना। तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी के लिए हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको फंडामेंटल राइट था, इसको फंडामेंटल राइट से अब इसको लीगल राइट बना दिया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है? एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। लास्ट में बात की जाए तो एक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, रेमेडी का मतलब होता है उपचार, संवैधानिक उपचार बोला जाता है इसको। संवैधानिक उपचार में क्या है कि मान लो कि अब तक जितने अधिकार हमने सुने, ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरे के पूरे हैं, इनमें से कोई ऐसा अधिकार है जो तुमसे छीना जा रहा है। मान लो राइट टू फ्रीडम है, जिसमें हम लोग को बोलने की आज़ादी थी। अब किसी को गाली तो नहीं दे सकते भाई, वो तो सीधी सी बात है, तुम उसके रिस्पेक्ट के खिलाफ कुछ ना कुछ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो ऐसा केस नहीं है। हाँ, अगर मान लो तुम्हें अपने विचार व्यक्त करने हैं और कोई उससे तुम्हें बाधित कर रहा है, रोक रहा है, तो ऐसे में क्या हुआ? तुम्हारा फंडामेंटल राइट क्या हो गया? वायलेट हो गया। तो सोचो कि कोई भी एक मर्डर का भी केस होता है ना, तो पहले वो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में, फिर जाता है हाई कोर्ट में, फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर यहाँ दोनों जगहों से सॉल्व नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन लेकिन हमारे पास हर नागरिक को ये अधिकार दिया गया है कि इनमें से कोई भी अधिकार अगर वायलेट हुआ, मान लो तुम्हारी कास्ट को लेकर ही किसी ने कुछ बोल दिया, तो तुम्हारा क्या हुआ? वहाँ पर जो राइट टू इक्वालिटी था वो वायलेट हो गया। अब इस केस में डायरेक्टली इंसान कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सोचो कितनी पावर दे रखी है आर्टिकल 32 में। तो आर्टिकल 32 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में ही लिखा गया है। तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसके पावर को यूज़ करते हुए इंसान डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फंडामेंटल राइट अगर उसका वायलेट किया जा रहा है। और इसीलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बात किसने कही है? किसने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा और दिल, किसने कहा है? ये कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी इस पे जो है कि हमारे पास वीडियो जो है वो अनुच्छेद वाइज, लाइक आर्टिकल वाइज आती रहेगी। बाद में मैं कोशिश करूँगा लाने की। अब तक के लिए इतना ही। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। जय हिंद।